प्रत्येक बुधवार को आयोजित होने वाली वेंसडे थेरेपिस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। यह थेरेपिस्ट क्लास आदरणीय अग्रवाल सर के नेतृत्व में प्रत्येक दिन जो रिसर्च वर्क होता है और उससे जो नित नए लाभ मिलते हैं और एविडेंस बेस्ड केस हिस्ट्री के माध्यम से और प्रोटोकॉल ऑफ द डे के माध्यम से इस बुधवार के क्लास में आप सभी को नया ज्ञान सीखने को मिलता है और वो आप अप्लाई करके रोगियों के ऊपर उसका लाभ लेते हैं। आदरणीय अग्रवाल सर को आमंत्रित करें। इसके पूर्व हम चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के हेडक्वार्टर, जहां से ओमकार और प्रार्थना आयोजित हो। आप सभी इसमें सम्मिलित हैं। पीयूष जी प्रार्थना लगा दीजिएगा। मुद्रा बनाते हुए 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछुड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दम्भ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। धन्यवाद प्रार्थना के लिए। करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की क्लासेस 16 सितंबर से प्रारंभ हो गई हैं, जो 5 शनिवार और रविवार यानी कुल 10 दिनों में समाप्त होंगी। 16 सितंबर से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर तक यह क्लास पहले सेमेस्टर से 10वें सेमेस्टर तक संचालित होगी। और आप में से काफ़ी लोग जो यहाँ बैठे हैं इस करस्पॉन्डेंस कोर्स के 1st to 10th सेमेस्टर के पार्टिसिपेंट्स होंगे। आप सभी ने क्लास अटेंड की होगी। यदि किसी वजह से
अटेंड करना रह गया होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हिंदी की, इंग्लिश की, दोनों की ही शेयर कर दी गई है और आप सभी उसे रेफर कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस आप जहां आप कनेक्टेड हैं आपके कोऑर्डिनेटर के माध्यम से भी अलग से चलाई जाती हैं, तो आप उनसे प्रैक्टिकल सीखें। और 25वीं कॉन्फ्रेंस इस बार नवंबर में 23 से 27 नवंबर तक आयोजित होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से। यदि आप वहां आ सकते हैं तो उत्तम है, आके अटेंड करें। नहीं आ पा रहे हैं तो उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। और यह पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो जो भी फॉरेन पार्टिसिपेंट्स हैं वे भी शीघ्रतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस के लिए अवश्य करा लें। पूरे वर्ष का रिसर्च का निचोड़ इस कॉन्फ्रेंस में आपको पहुंचाया जाता है। तो आज की क्लास में डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब किसी कार्य की वजह से बाहर हैं, तो वो क्लास नहीं ले पाएंगे। आज की प्रारंभिक क्लास आदरणीय अग्रवाल सर लेंगे और उसके बाद प्रभात वर्मा जी एविडेंस बेस्ड केस हिस्ट्री प्रेजेंट करेंगे और उसी से संबंधित प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी उसका फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का पार्ट लेंगे। और क्लास के अंत में फिर आदरणीय अग्रवाल सर जो आपकी क्वेरी रहती है उसको टेकअप करेंगे। तो ये आज के इस वर्कशॉप, आज के इस बुधवार की क्लास के लिए यह महत्वपूर्ण बातें। अब आइए आमंत्रित करते हैं हमारे संस्थान के अध्यक्ष और हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल। Am I audible? जी, यू आर ऑडिबल। प्रोफेसर अनिल सिंह जी और रितु केसरवानी जी और जया सिंह जी को प्रार्थना के लिए आप तीनों मनीषियों का और स्वागत के साथ आइए हम परमात्मा की परम शक्ति को आहूत करने के लिए आप सबके साथ प्रार्थना करें और साथ ही आदरणीय खेमका जी के श्री चरणों में ज्ञान विनिमय के प्रत्येक अंश को आभार और नमन के साथ अर्पित करते हुए हम सब मिलकर चिंतन मनन जो किया हुआ वो किस प्रकार से लोगों के कष्टों को दूर करने में सहायक हो सकता है, उसकी चर्चा हम लोग इस ज्ञान श्रृंखला में करेंगे। सबसे पहले इस ज्ञानशाला में प्रवेश करने से पूर्व आप सबका भी अभिनंदन और हार्दिक आपको नमन भी। मित्रों, आज की कुछ विशेष चर्चाओं में मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हाइटिस हार्निया आपने सुना होगा कि कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी का विषय है और स्टमक के जो पार्ट्स हैं, एसोफेगस, बॉडी, कार्डिया, पाइलोरस, एंट्रम, ये सारी चीज मिलकर स्टमक का एक स्ट्रक्चर है। आप जानते हैं कि सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे मेम्ब्रेन्स और फाइबर्स के बने हैं जो इलास्टिक, और वो कहीं न कहीं से जब डेविएट कर जाते हैं अपने स्थान से तो उनकी वर्किंग प्रभावित हो जाती है और वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। स्पाइनल कॉलम में डिस्क प्रोट्रूजन या हार्निएशन के नाम से, और इसी तरीके से ग्रोइन में इंटेस्टाइनल हार्निया और आपके नेवल हार्निया, और स्टमक के एरिया में डेविएशन और प्रोलैप्स होता है। वो हाइटिस हार्निया वो बहुत ही सर्जरी जिसकी बहुत ही कठिन होती है और नॉर्मली पेशेंट तो इससे
दूर भागता ही है, लेकिन डॉक्टर्स भी इसको सर्जरी को प्रेफर नहीं करते। लेकिन इसके क्या सिम्टम है आप जानते हैं कि गैस्ट्रिक एसिडिटी ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन हार्ट बर्निंग के साथ आपके अनब्रेकेबल नॉन स्टॉप और ये तकलीफ देने वाली जब ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं तो एक्सरे और सीटी स्कैन के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, जो मॉडर्न साइंस के मीन्स हैं उनसे जब डायग्नोसिस होती है हाइड्रोसार्डिया, तो फिर केवल मेडिसिन से मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन आपकी पद्धति डिवाइन थेरेपी है और साथ ही साथ आपके एनर्जी सिस्टम आपके शरीर के अनुकूल, उसी वातावरण में, उसी के अनुरूप उस आपके सांचे में ढली होती है। जिसकी भी अगर रोबस्ट पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनके लिए भी उनकी एनर्जी लेवल उसी प्रकार से ढला हुआ है, और जो वीक इम्यून सिस्टम वाले हैं उनका भी सिस्टम उसी तरीके से ढला हुआ है। तात्पर्य ये नहीं कि किसी को ज्यादा फायदा मिले किसी को कम। एनर्जी के अनुरूप आपकी बीमारी है, आपके शरीर में मैनेजमेंट की शक्ति परमात्मा ने दे रखी, बस केवल हमें पहचान, अपने को अपने से पहचान करानी। आप जानते हैं कि बड़ा अनोखा रिसर्च वर्क है हमारा, हमारे संस्थान के रिसर्च विंग का, जिसे चिंतन ग्राम कहते हैं। एक हमारे साथियों का समूह जो नित्य प्रति बिना रुके बिना थके, कभी आज तक अवकाश के बिना, किसी तीज त्योहार में भी अवकाश के बिना निरंतर सब एकत्रित होते हैं, चर्चा करते हैं, फीडबैक देते हैं और वायनम जैसे शक्तियों के पुंज उसकी चर्चा अनेक ढंग से, अनेक एंगल से, कोई एंगल ऐसा नहीं बचा, चाहे मॉडर्न साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज हैं उससे कोरिलेट करते हैं। टीसीएम, सुजोग, डॉक्टर वॉल के बारे में चर्चा मैं कर ही चुका हूँ, चक्रा सिस्टम और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के कंसेप्ट के मुताबिक हम लोग नित्य नए तरीके से सोचते भी हैं और बताते हैं। तो हाइड्रस हार्निया का प्रोटोकॉल आप नोट कर लें। वाईएनएम में 2 पॉइंट ST1 सिडेट और SP1 टोन, बोथ थंब के वाद ज्वाइंट में 2-5 सिडेट 1-7 टोन और राइट रिंग फिंगर में 2-3 सिडेट 1-4 टोन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2 पॉइंट YNM के ST1 सिडेट, SP1 टोन और बोथ थंब के वाद ज्वाइंट 2-5 सिडेट 1-7 टोन। इसका रैशनल भी मैं बताना चाहूंगा। आत्रे में जो डिवीजन हुआ है, आपको शायद इस समय स्मरण नहीं होगा, दोनों हाथ के अंगूठे के वाद ज्वाइंट में स्टमक है और डेविएशन और कोलैप्स का प्रोटोकॉल, एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है 2-5 सिडेट 1-7 टोन। अगर आप इसके बारे में भी पूछना चाहेंगे कि ये क्यों बना, 2 माने हमारी लिफ्टिंग पावर और डेविएशन को जो है डिसॉल्व करने का 2 को हम जब सिडेट करते हैं तो वो वहां से अपना डेविएशन के देखता है, मैनेज करता है, जैसे प्रोट्रूजन है। लेकिन हमें यहाँ हार्निएशन में पूरे के पूरे वेट को, जो ऑर्गन का मास या वेट यानी 5 नंबर, हमें उसे लिफ्ट करना, उसे वहां से हटाना,
तो 2 5 से 1 7 को 1 का मतलब स्पेस क्रिएट करना और 7 का मतलब दिशा देना। जब हम 2 और 5 को सिलेक्ट करते हैं तो वो जो अपने स्थान पे से हटा हुआ है वो फर्दर उस दिशा में जाता है जहां उसे 1 और 7 यानी 1 स्पेस और 7 डायरेक्शन, हम केवल दिशा दिखाते हैं। और उसके अपोजिट 2 5 से 8 को 2 5 से 8 का मतलब हुआ कि हम उसके जो ऑर्गन है उसका कितना ही वेट हो, हल्का हो, भारी हो, लचीला हो, जो डेविएशन हो गया है, जब जहां से निकल के दूसरी जगह सरक गया है और जब उसे दिशा मिल जाती है, स्पेस मिल जाता है, वो अपने स्थान पे जाने का प्रयास। ये एनर्जी कॉन्सेप्ट है और हमें आपको इस चीज के लिए जानने का प्रयास भी करना चाहिए। और साथ ही साथ इस ट्रीटमेंट, ऐसे जो क्लिष्ट ट्रीटमेंट है जिसकी सर्जरी बड़ी मुश्किल है, अब आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि कितने दिन में ठीक हो। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए आपको निरंतर सीख लेना, और AHL चार्ट अगर आप नहीं जानते, वैसे तो ये बहुत आसान है, संस्थान में हेल्प एंड हेल्थ के चार्ट मिलके आपको, और ये आपको अपने चार्ट रखने चाहिए, दूसरों को भी पास ऑन करना चाहिए। दूसरा प्रोटोकॉल आज का जो बहुत ही समसामयिक है, चारों तरफ कहीं ग्लोबल वार्मिंग का बोलबाला है, तो कहीं बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण चारों तरफ वायरस नहीं, बैक्टीरिया नहीं, फंगस, यानी जितने प्रकार के इन्फेक्टिंग एजेंट्स हैं वो सारे के सारे ब्रह्मांड में वायु के माध्यम से न केवल घर में प्रवेश करते हैं, बल्कि हमारे श्वास के साथ, मुख द्वार के साथ, और कभी कभी मल द्वार के भाग से अंदर प्रवेश पाने में समर्थ हो जाता है। और आप जांच कराएंगे तो ना डेंगू मिलेगा, ना चिकनगुनिया होगा, और ना ही टाइफाइड, लेकिन फीवर 100 से लेके 101 2 3 4 और कभी कभी बड़े हेमरेजेस होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप पैरासिटामोल आदि ना लें, लेकिन एंटीबायोटिक और दवाइयां लेने के पश्चात भी जो है ये हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, यानी ज्वाइंट का सीवियर पेन, और बुखार दूर होने के बाद भी ये अपना प्रभाव छोड़ता नहीं। इसलिए मित्रों, इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। YNM में पॉइंट आपको लगेगा कि ये इतने हल्के पॉइंट दिए जा रहे हैं, इससे क्या होगा, इनके स्टेटस को जान लीजिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि 5 एलिमेंट इन पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये एक बहुत ही सुपरनेचुरल तरीके से जितने भी साइंसेज हैं उसमें बिल्कुल आपको किसी प्रकार का अवक्षेप नहीं मिलेगा, और वेल बैलेंस्ड एंड वेल पैटर्न, यानी पहला आकाश, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। अब उसके बाद, और इनका कनेक्शन ऑर्गन और ऑर्गन की फैमिली से है, जैसे आकाश का लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन और स्किन, वायु का हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स ट्राइपॉडिक, जिसमें आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक चैनल्स, वेसल्स, और लीवर, गॉलब्लैडर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और जितने प्रकार के हेमरेजेस हैं, प्रिवेंशन। देखिए, हमें बीमारी का सबसे पहले कैसे बीमारी हम बनती है इसे जानना चाहिए, और आप इस बात को ये जाने कि हम बीमारी को बनाना सीखें, या उसकी इटियोलॉजी समझ जाएं कि कैसे बनी, कैसे हमारे शरीर को उसने तहस नहस किया, तब उसे बिगाड़ने में, यानी जो डिजेनरेशन हुआ
उसे हम समाप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। तो ये 5 महाभूत के बाद टिश्यू, आपने मॉडर्न साइंस में नाम सुना होगा। ऑर्गन के बाद ऑर्गन, सिस्टम और टिश्यूज। आयुर्वेद में महाभूत के बाद चाइनीज में सिस्टम में एलिमेंट है, और आयुर्वेद में महाभूत या द्रव्य कहा गया है, और टिश्यू को आयुर्वेद में आप जानते हैं कि धातु कहा गया है। और 5 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, और उसके बाद हम बोन मैरो आदि आदि। तो 5 + 5 का मतलब ये 10 हुए। इन 10 को जो है हमारे ऑर्गन जो है उनका, उनकी फैमिली बहुत अपने में महत्वपूर्ण है। मॉडर्न साइंस उसी को जानता है, मॉडर्न साइंस टिश्यू को जानता है। लेकिन इन धातुओं को, रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि को, डॉक्टर वॉल ने टिश्यू मेरिडियन के माध्यम से जाना और बताया। ये बहुत बड़ा उनका रिसर्च था, और इसे हम कॉम्बो मेरिडियंस कहते हैं, सुपर कॉम्बो। यानी एडी, सीआई, हम TW को भी लेंगे, एनडी, जेडी, फाइबर, फैट और स्किन, इनके 3-3 पॉइंट, यानी सारे ऑर्गन के होलिस्टिक वर्किंग को मिलाकर ये टिश्यूज बनते हैं, और ये सुपर कॉम्बो। तो इसलिए ये हड्डी तोड़ बुखार है, सीवियर जॉइंट पेन है, और पूरा दर्द सिर से लेके पैर तक, टोस तक। इसके पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। जेडी, एनडी, एडी, जेडी, एनडी, सीआई 1 sedate, AD 1 sedate, TW 1 sedate। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जेडी, एनडी, सीआई, एडी और TW 1 sedate। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करके बताने की कोशिश करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप आज के समय में ये इसे प्रयोग कीजिए। जॉइंट पेन में भी कंट्रोल होगा, फीवर में भी, भले ही आपको पैरासिटामोल आदि लेनी पड़े, लेकिन जॉइंट पेन और पूरी बॉडी का पेन उससे कंट्रोल नहीं। तो ये आप प्रोटोकॉल हाइटस हार्निया का क्या रिपीट करने की आवश्यकता है? बार बार इसमें चैट बॉक्स में आ रहा है। एक बार हाइटस हार्निया का, पहले तो इस जॉइंट पेन और विद फीवर, फीवर विद जॉइंट पेन, बॉडी पेन का नोट कर लीजिए। जेडी, एनडी, सीआई, एडी और TW 1 sedate। उसके बाद हाइटस हार्निया का नोट कीजिए। बोथ थंब वाज जॉइंट, 2-5 sedate, 1-7 tone, ST 1 sedate, SP 1 tone, और राइट रिंग फिंगर में 0-1-2 स्पाइरल में 2-3 sedate, 1-4 tone। एक बार आप चार्ट से देख लेंगे तो ये पॉइंट स्पाइरल के भी इतने सरल हैं कि आप आंख बंद करके लगा सकते, और इसके इंडिकेशंस और इसके रिस्पांस आपको सामने आएंगे। आप अपनी क्लासेस में इसको जहां भी जरूरत हो उसको प्रयोग करके फिर जरूर बताएं।
अब नेक्स्ट एक प्रोटोकॉल और मैं बताना चाहूंगा। कई बार मैं इसमें ये सारे में बता चुका हूं, लेकिन वाईएनएम में एक अलग ढंग से ट्रीटमेंट करने का, पीसीओडी फीमेल में खासतौर से अर्ली एज में ही पीरियड्स के डिसऑर्डर होना, पेल्विस रीजन में पेन और धीरे धीरे थाई पेन और थाई में आपकी कमर के नीचे निचले हिस्से में, हिप रीजन में अचानक आपको दिखेगा कि पीरियड के डिसऑर्डर के कारण या कुछ मामले में हार्मोनल डिसफंक्शन के कारण हिप रीजन में ज्यादा फैट नजर आने लगता है। इस एरिया में मोटापा या फैट, ये सारी चीज पीसीओडी से कनेक्टेड है। ये धीरे धीरे पेल्विस और हिप जॉइंट का पेन रेडिएट करके बैक में और सियाटिका पेन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जॉइंट पेन में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग नी पेन को डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो उसमें एक्सरे या एमआरआई नी जॉइंट का कराने के बाद उसमें ऑस्टियोफाइट्स और वीकिंग और ग्रोथ नजर आती है। सामान्य रूप से ट्रीटमेंट के पश्चात जब बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होता है तो डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करता है। लेकिन अगर हमारे पास सर्जरी होती तो शायद हम भी सोचते, लेकिन ईश्वर ने जो थेरेपी से सर्जरी का कॉन्सेप्ट तो दिया, लेकिन इसकी ओरिजिन कहाँ से ये दिक्कतें तैयार की। हिप जॉइंट में और पेल्विस में धीरे धीरे पेन, पीरियड्स के डिसऑर्डर के बारे में ऐसा लगता है कि घर में आपस में इंट्रैक्शन नहीं है। हमारे घर की सीनियर लेडीज अपने बच्चियों को या अपने जूनियर्स को कितने दिन नॉर्मल पीरियड का डेज है, किस प्रकार से क्लीनिंग प्रोसेस होनी चाहिए, क्लॉट नहीं होना चाहिए, ब्लैक क्लॉट नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत पेन हो पेल्विस रीजन में या हिप रीजन में या लो बैक एक हो, लेकिन ऐसा ना हो कि ज्यादा तकलीफ दे। ऐसे कंडीशन में जब लंबे समय तक पीरियड्स के डिसफंक्शन डिसऑर्डर मेंसेस के होते हैं, क्लॉट है, और हमने जांच नहीं कराई, उसके बाद भी हम लोग पीसीओडी का कॉन्सेप्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉली माने उस छोटी सी ओवरी में, यूट्रस के पार्ट में छोटे छोटे खोखले स्थान हो जाते हैं। जो सॉलिड पार्ट होते हैं वो फाइब्रॉइड्स के संज्ञा में श्रेणी में उन्हें रखा जाता है। जो खोखले हैं दोनों ही दिक्कत देने वाले हैं। जो इंडोमेट्रियम या जो वॉल कवरिंग है ट्राइपोडिक, उसके इनर वॉल में अनेक प्रकार के जो है ग्रोथ होती है। ये एक अलग विषय है, तो चर्चा करेंगे एक कैप्सूल कोर्स में, बहुत वृहद पीपीटी के माध्यम से नोट्स, फाइबर्स, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स। लेकिन यहाँ पॉलीसिस्टिक ओवरी का मैं आपको जल्दी से प्रोटोकॉल लिखा देता हूँ। वाईएनएम के एंटीरियर का मतलब सामने की तरफ, बोथ मिडिल फिंगर के कफ जॉइंट में, कफ नहीं यानी हिप जॉइंट के करस्पॉन्डेंस हिप जॉइंट, यानी मिडिल फिंगर का जो डिजिटल बोन है, कफ, जो कि कफ जॉइंट के ऊपर की तरफ है, और उन दोनों पे यानी हिप जॉइंट के करस्पॉन्डेंस प्लस पेल्विस मेरिडियन के
कॉम्बिनेशन में 5 पॉइंट एंटीरियर में सेडेशन बाय BM3, और कम से कम ये जब तक ये पीरियड रेगुलेट नहीं होते और 3 महीने तक ये इलाज करना चाहिए, और उसके बाद कंफर्मेशन अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, अगर वो अल्ट्रासाउंड ना कराना चाहें तो कोई बात नहीं, आपके सिम्टम्स बताते हैं और धीरे धीरे आपके कमर का हिस्सा जहाँ पे हिप रीजन है, बैक ऑफ द हिप, थाइज, इसका भी जो फैट वहां पर वेट गेन हो रहा है वो भी धीरे धीरे बहुत, लेकिन बहुत स्लो इसमें क्षरण, बढ़ता तो बहुत तेजी से, घटता बहुत धीरे से। तो आज के प्रोटोकॉल में PCOD का नोट कर दीजिए, लीवर 2, किडनी 2, स्प्लीन और पैंक्रियास 2, सिरेट, प्लस पेल्विस और हिप जॉइंट के करस्पॉन्डेंस पे एंटीरियर पार्ट में सेडेशन बाय BM3। एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, उससे फीवर और जॉइंट पेन, जो सीवियर और कटिंग जॉइंट पेन है, उसमें लीवर और स्प्लीन और किडनी का 1 नंबर भी सेडेट करना चाहिए। लीवर, किडनी, स्प्लीन ऑब्लिक पैंक्रियास, क्योंकि राइट साइड में वही पैंक्रियास है, लेफ्ट साइड में स्प्लीन। इन सब प्रोटोकॉल्स के साथ, और कि आपके, आपके परिवार के, आपके पड़ोसियों के, मित्रों के, बंधु बांधव के घर में इस प्रकार की तकलीफें कहीं भी हो, आप व्हाट्सएप और AHL चार्ट के माध्यम से उन्हें गाइड कर सकते हैं, मैग्नेट द्वारा आसानी से लगा के, क्योंकि मेडिसिन की लिमिटेशन है और ये जॉइंट पेन अरसे तक कंटिन्यू कर जाता है और बहुत कष्ट, बीमारी कोई भी हो सब कष्ट करता है। अभी फिर हम लोग क्वेरी सेशन में 7 बजे मिलेंगे, उससे पहले आप बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे केसेस आपके सामने आएंगे, और केस हिस्ट्री के माध्यम से क्लस्टर ऑफ प्रोटोकॉल्स, एक नहीं, 2 नहीं, अनेक, कुछ रिपीटेड हैं, कुछ का कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली आपके सामने क्लियर हो रहा है। और ओवर टू प्रोफेसर प्रभात वर्मा जी। जी सर, राम सर, सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रभात मोदी और नमस्कार सभी को वेलकम। हम लोग जैसा सर ने इतना बढ़िया प्रोटोकॉल्स लिए हैं, तो आप सबसे एक छोटी सी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप जो भी प्रोटोकॉल यूज करें उसका फीडबैक जरूर दें। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो जब आप बताते हैं आप कि ये किया और ये आराम मिला, तो अपने और साथियों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एक्सप्रेस प्रयागराज में तो ये हो ही रहा है, हो ही जाता है, हम नहीं कर पाएंगे। जी सचिन चावला जी, बिल्कुल। तो अगर आप करते हैं तो दूसरों को भी हिम्मत, हौसला बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग जो भी प्रोटोकॉल यूज करें, जो आपको मिल रही है उसको सहेजें, इस्तेमाल करें, और फिर उसका ट्रीटमेंट जरूर, उसका फीडबैक जरूर दें। फीडबैक बहुत जरूरी होता है, रिजल्ट वहीं से पता चलता है। हम लोग आज सीधे केस हिस्ट्री पर आते हैं, और उस केस हिस्ट्री के माध्यम से और भी प्रोटोकॉल समझते हैं। सभी को नमस्कार। ऋषि चौधरी जी नमस्कार। वॉइस नहीं आ रही? Am I audible? हेलो। हाँ, यू आर ऑडिबल प्रभात वर्मा जी। जी जी, थैंक यू। आप देखिएगा मैडम कुछ आपकी तरफ। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि कैसे चीजों को समझें। तो फिलहाल केस हिस्ट्री बहुत बढ़िया माध्यम है जिससे हम लोग चीजें समझ सकते हैं, और एक केस हिस्ट्री के माध्यम से हम लोग कई तरह के और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो परेशान होते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आ रही, ऐसा ही केस हमें नहीं मिलेगा, बात सही है, पर उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं उस पार्ट को अगर आप यूज करेंगे तो उस पार्ट को यूज करके आप कई लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो जो नए लोग हैं, फिर से जुड़े हैं, इस बार नया सेमेस्टर भी है, धीरे धीरे वो भी जुड़ेंगे, तो सभी के लिए ये है कि उसके जो पार्ट है उस पार्ट को यूज करें। मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे उनका यूज करें और कैसे उस पर काम करें।
तो मैं सीधे केस हिस्ट्री के माध्यम से चीजों पर आ रहा हूँ और आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करना हूँ, तो आपको समझ में सीधे आएगा। तो आइए, पहले एक और इम्पोर्टेंट केस है आपके स्क्रीन पर। इस केस में एक बार फिर से जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। अलग अलग तरह के रेफरेंस में आपको ये मैडम जो दिख रही है, इनकी स्माइल जरूर दिख रही होगी, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। जी, तो पहला एक केस है आपके सामने, मिसेस बीना जैन, 63 ईयर ओल्ड, प्रयागराज से ये है। और इनको कई तरह की प्रॉब्लम्स और बहुत सारे टेस्ट इन्होंने कराए हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये लेकर के आई हैं, और उन सारी रिपोर्ट्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स आई है, पर स्पेशली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इनको लंग्स की प्रॉब्लम आई है। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग समझने के लिए अगले पर चलते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं क्या प्रॉब्लम है और कैसे इनका ट्रीटमेंट किया गया, कैसे इनको आराम मिला। और ये रिपोर्ट लेकर के आई थी और बता रही थी कि मेरे बेटे ने कहा है कि सर से आप पूछ लेना कि कितना फायदा हुआ है। रिपोर्ट वैसे ही है कि कुछ चेंज हुआ है, तो मैं एक एक करके पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो बीना जैन जी का केस है। इन्होंने 25 अप्रैल 23 से शुरू किया था, 63 ईयर ओल्ड, सिविल लाइंस प्रयागराज से। इन्होंने जो प्रॉब्लम्स अपनी लिखाई हुई है इस पेज पर आप देखें। सबसे पहले ऊपर वाला पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें हम लोग पास्ट हिस्ट्री और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स भरा करते थे। तो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स तो अलग फॉर्मेट में भरने लगे, पर पास्ट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी की कोई सर्जरी हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं कोई इंजरी हुई हो, कोई पुरानी प्रॉब्लम रही हो, तो इसको जरूर यहाँ पर एंट्री करें, क्योंकि कई बार जो प्रॉब्लम आती है उसके पीछे वही पास्ट हिस्ट्री ही रीजन होता है। आज कोई नई प्रॉब्लम अचानक नहीं आ जाती। तो इन्होंने पास्ट हिस्ट्री में लिखाया है कि गॉल ब्लैडर इनका रिमूव किया गया है 3 साल पहले, 3 years बैक। इन्होंने जो मेन प्रॉब्लम्स लिखाई है वो उन्होंने लंग्स की प्रॉब्लम 3 साल से लिखाई है। तो गॉल ब्लैडर और लंग्स का कोई रिलेशन है क्या, आप जरा ढूंढिएगा। आपके पास बहुत तरह के फॉर्मेट हैं, बहुत डायग्नोसिस के टूल हैं। इन्होंने जो लंग्स की प्रॉब्लम में लिखाया है वो है इनको कफिंग, 24 घंटे लगातार खांसी आती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, आती तब है जब ये चलती है, ड्यूरिंग वॉकिंग। वीकनेस फीलिंग होती है इनको। कफ आफ्टर पेन, रिब्स एरिया, बैक एरिया। तो इनको कफिंग के बाद जो रिब्स एरिया है, बैक एरिया है, उसमें तकलीफ होती है, उसमें दर्द होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आराम मिला तो आप जीत गए, नहीं आराम मिला तो आपको फिर लड़ाई लड़नी पड़ती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो डायबिटीज है। 3 साल से इनको डायबिटीज भी, सर्जरी भी तभी हुआ है, लंग्स की प्रॉब्लम भी तभी से, डायबिटीज भी 3 साल से डायबिटीज। इसके अलावा इन्होंने सर्वाइकल लिखा है, शोल्डर पेन होता है, 10 साल से प्रॉब्लम है। इसमें शोल्डर पेन है, अपर बैक में पेन है, और वेट उठाने में 1 किलोग्राम भी वेट उठा लें तो तकलीफ बढ़ जाती है, ऐसा इन्होंने बताया। इसके अलावा जो इनकी और प्रॉब्लम्स है उसमें से 4 नंबर पे इन्होंने लिखा था कॉन्स्टिपेशन, ये 3 साल से। तो 3 साल से जो समस्या है उसमें लंग्स की तकलीफ, डायबिटीज की तकलीफ, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ, और 10 साल पुरानी तकलीफ है जो शोल्डर पेन है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जो शोल्डर और अपर बैक में तकलीफ पैदा करता है। इसके बाद जब आराम मिलता है ना, तब पेशेंट दूसरी बार और भी चीजें जुड़वाता है। तो इसमें लिखा है इन्होंने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम 10 साल से, फिर अंडरलाइन बड़ी प्रॉब्लम्स, क्योंकि जितनी पुरानी प्रॉब्लम्स है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारियों की जड़ है। किसी को गैस कॉन्स्टिपेशन हो तो ये नहीं पूछने का कि और आपको क्या है, ये पूछने का कि और क्या नहीं है। तो गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये हर किसी को समस्या है। इसके बाद इन्होंने 6 नंबर पर लिखा है कि नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, ये 15 से 20 साल की प्रॉब्लम होती है। गॉल ब्लैडर रिमूव है, गॉल ब्लैडर में स्टोन था, रिमूव किया जाता है, आजकल यही होता है। और 15 से 20 साल पुरानी समस्या, नींद नहीं आती, 3 से 4 घंटे ही सो पाती है, 15 साल से समस्या चली आ रही है। खांसी है, और नहाने के बाद ये खांसी बढ़ जाती है। और इसके बाद लिखा है टॉप टू हेड पेन, तो जो वर्टेक्स रीजन है हेड का, उसमें दर्द होता है, टॉप ऑफ द हेड, इसमें पेन है 2 महीने से। वीकनेस, थकावट, 1 साल से समस्या है।
फिर उन्होंने फिर से रिव्यू कराया है 10 जून को, तो उसमें लिखा है फ्लेम इन द मॉर्निंग, सुबह कब बनता है, 15 दिन से समस्या है। इसके अलावा भी फिंगर में इनको टिंगलिंग है ऑल फिंगर्स में, तो पहले भी लिखा दिया था उन्होंने सर्वाइकल 10 साल से, और फिंगर की टिंगलिंग्स आप देखिए नोट करिएगा 20 साल से। गला सूखना 1 वीक से। फिर से इन्होंने लिखाया 17 अगस्त को फिर रिव्यू कराया, जिसमें हेयर फॉल 2 से 3 साल से। तो जैसे जैसे समस्या पुरानी पर जैसे जैसे आराम मिलता जाता है, जैसे जैसे याद आता है कि आप इसको भी ठीक करा लो, उसको भी ठीक करा लो, ये ठीक हो रहा है, ये आराम मिल रहा है, और भी बता दो। तो ये इतनी सारी समस्या हैं, ये पहले से ही बतानी चाहिए। पेशेंट समझ नहीं पाता है, तो हम लोग भी कई बार निकाल नहीं पाते, पूछते जरूर हैं, हम लोग को इतना आइडिया हो गया हम हमारे साथियों को, पर कई बार पेशेंट बता ही नहीं पाता, उसको समझ में ही नहीं आता कि हमें बताना चाहिए। पर जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप पूछ पा रहे हैं, उससे आप रूट कॉज पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद इनका जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, वो ट्रीटमेंट पे पहुंचूं, मैं अगले पे आता हूं, जहां पर इन्होंने रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। उस रिपोर्ट में मेनली एक्सरे इन्होंने कई बार कराया। आप देखें, पहला ये 6 जनवरी 23 का एक्सरे है, इसमें लिखा हुआ है प्रोमिनेंट ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग इन द बायलैटरल लंग्स फील्ड। तो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग है दोनों तरफ के लंग्स में। ये ज्यादातर लोग इसमें लिख देते हैं कि नॉर्मल, डॉक्टर बोलते हैं नॉर्मल। अग्रवाल सर कहते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है बल्कि प्रॉब्लम का रूट कॉज है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो 6 जनवरी को इन्होंने जो एक्सरे कराया था उसमें ही आया। इसके बाद देखिए फिर से है 1 फरवरी 23 का ही ये भी था, 6 जनवरी का, अब 1 फरवरी का आप जरा देखिएगा, उसी साल उसी तरह आज ही इसी साल का। इसमें फिर से देखिए, इसमें फिर से थोड़ा सा वर्ग है, ब्रोंकियोटैक्टिक चेंजेज नोटेड लेफ्ट मिड एंड द लोअर जोन्स। तो लंग्स का नीचे वाले एरिया और मिड एरिया में अब थोड़ा सा सीरियस चेंजेस हो गए हैं, इसको अभी आज हम लोग को समझना है। इसके बाद देखिए एक और इन्होंने एक्सरे कराया है, और ये एक्सरे जो कराया है ये फिर से 2 मई 23 का एक्सरे है, जिसमें चेस्ट का एक्सरे में लिखा है रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटी। इसमें थोड़ा सा फेडेड है, मैं दूसरी सीट से चलता हूं तो उसमें समझने में थोड़ी आसानी होगी, आपको बताने में थोड़ी आसानी होगी। इस स्क्रीन पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, मैं इस स्क्रीन से लेता हूँ। एक एक्सरे दिखाया था, ये दूसरा वाला एक्सरे है, इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इनमें से ज्यादा साथी कह रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा रहता है तो समझने में आसानी होती है। एक्सरे इसमें है रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटी न्यू दिन बायलैटरल लंग्स फीड ILD। हम लोग ने इस तरह का एक केस भी पहले प्रेजेंट किया था एक बच्चे का, उसको ILD था, तो इसमें ILD के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये है कि नहीं। इसके बाद फ्यू एरियाज ऑफ द ब्रोंकियोटैक्टिक चेंजेस नोटेड एट बायलैटरल लोअर जोन, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आई है इनको। तो लगातार आप देखें तो प्रॉब्लम इनकी जो एक्सरे इन्होंने उपलब्ध कराया था हर रिपोर्ट में वो बढ़ती जा रही है। इसके बाद एक और रिपोर्ट इन्होंने दिखाई है 26 जुलाई 23 की। इस 26 जुलाई 23 में इसमें लिखा है अनफोल्डिंग ऑफ एरोटा इज सीन। एक और प्रॉब्लम्स इसमें है, एरोटा के बारे में दिया हुआ है, एक्सरे चेस्ट ही एरिया का है। इसके अलावा भी माइल्ड हैजीनेस इज सीन इन द लेफ्ट लोअर लंग्स जोन, यहाँ भी दिया है। इसके अलावा भी इनको दिया हुआ है कई तरह की प्रॉब्लम्स लगातार इनके में मिल रही है। इसके बाद एक और इन्होंने टेस्ट कराया है, ये ब्लड टेस्ट के अलावा, ब्लड टेस्ट पर आते हैं, पर एक इन्होंने इको कराया है, इकोकार्डियोग्राफी। इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सब नॉर्मल, एब्सेंट नॉर्मल, एब्सेंट नॉर्मल, एब्सेंट नॉर्मल, एब्सेंट। तो लंग्स की वजह से हार्ट का टेस्ट करा दिया गया और ये सोचा गया कि शायद हार्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सारा का सारा जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो उसमें सब एब्सेंट लिखा है, और जो चीज नॉर्मल है उसके साथ नॉर्मल कर दिया। तो ऑलमोस्ट ये रिपोर्ट नॉर्मल है, हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम इस रिपोर्ट में तो नहीं है। इसके अलावा देखिए यहाँ ब्लड वाले टेस्ट में, यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्लड वाले टेस्ट में थोड़े थोड़े चेंजेज हैं। TLC में चेंज थोड़ा सा आया है, स्नोफिल रेज हुआ है। इसके अलावा RBC काउंट जो जनरली कम हो जाता है, इनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है रेंज के अकॉर्डिंग। MVP ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। सोडियम थोड़ा सा क्वांटिटी में घट गया है, जिसकी वजह से BP बढ़ जाता है, इनका घट गया है। ग्लोबुलिन प्रोटीन है 3.81, थोड़ा इंक्रीज हो गया है। और बाकी चीजों में से एक
और है HbA1c, ये थोड़ा सा रेंज है। HbA1c एक एवरेज शुगर को बताता है, तो फिलहाल इनका थोड़ा सा ठीक ठाक बढ़ा हुआ है, तो इनका थोड़ा शुगर की प्रॉब्लम भी है जो इन्होंने लिखा अभी है। HDL कोलेस्ट्रॉल ये कम है, HDL कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है, कम है तो दिक्कत है। ट्राइग्लिसराइड ये रेज है, VLDL कोलेस्ट्रॉल ये रेज है, LDL कोलेस्ट्रॉल रेज है। तो LDL VLDL ये कम होना चाहिए, HDL थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, इनके साथ उल्टा है। कोलेस्ट्रॉल इनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है सीरम यूरिया वो 11.60, थोड़ा सा रेंज से कम जा रहा है। विटामिन B12 जो लोगों का कम हो जाता है, इनका ठीक है। किडनी ठीक है। यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स लगभग ठीक है, नीचे चीजें निगेटिव है। अब जरा ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर आते हैं और फिर इनको जरा मिलाते हैं कि जो इनको ट्रीटमेंट दिया गया है वो ट्रीटमेंट से इनको कितना फायदा हुआ। ये ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, ट्रीटमेंट वाला हिस्सा, और साथ में रिव्यू वाला पार्ट है। यहाँ पर देखिएगा ट्रीटमेंट वाले पार्ट में जो लिया गया है वो ट्रीटमेंट में टोन नंबर 0 वाज ज्वाइंट 25 सीडेट 17 टोन। हमें से ज्यादातर लोग इस प्रोटोकॉल को समझ रहे हैं, जानते हैं। बोथ IF का पित्त ज्वाइंट 2-3 टोन 4 सीडेट 0 टोन 9 सीडेट। ये डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है बॉडी की जो डिसबैलेंस हो जाती है जिसकी वजह से सैकड़ों प्रॉब्लम आती है, ये उसका प्रोटोकॉल है। इसके बाद बोथ SF का फर्स्ट स्पाइरल और बोथ SF का फोर्थ स्पाइरल। तो बोथ SF का फर्स्ट और फोर्थ मिलकर के इन्होंने इनकी रिपोर्ट में आया है स्नोफिलिया। तो स्नोफिलिया की बहुत बड़ी प्रोटोकॉल है बोथ SF का फर्स्ट स्पाइरल 4-5 सीडेट 3-6 टोन। तो 3-6 के बाद 6 बाद में हटाया गया है, काटा गया है, नीचे पॉइंट क्लैश कर रहा था, पर पूरी प्रोटोकॉल 4-5 सीडेट 3-6 टोन लगाए, बढ़िया रिजल्ट देती है। फोर्थ स्पाइरल इसलिए दिया गया कि अक्सर जिनको कोल्ड कफ हो जाता है तो लंग्स पर उसका असर होता है, तो कोल्ड कफ के लिए बोथ SF का फोर्थ स्पाइरल, और ठंडक को घटाने के लिए 4 में ठंडक है 4 सीडेट, 2 में कोल्डनेस है तो 2 सीडेट, और 3-6 टोन ये दिया गया है। बाद में 6 थोड़ा सा क्लैश कर रहा था तो हटाया गया। तो टोटल प्रोटोकॉल बनी जो इन्होंने लंग्स की इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, इनको कफिंग है, इनको कोल्ड कफ है, इनका स्नोफिलिया बढ़ा है, और वहाँ TLC में थोड़ी से चेंज है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए बोथ SF का फर्स्ट स्पाइरल और फोर्थ स्पाइरल इससे मदद लेने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बोथ SF का वात ज्वाइंट 2-3-4 सीडेट 5-6 टोन, ये हम लोगों ने खूब बात की है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन बोथ SF के वात ज्वाइंट पर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर सेटिंग हो सकती है, बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा देखिए जो शुगर का प्रोटोकॉल ऊपर हम लोगों ने बोथ IF के पित्त ज्वाइंट पे बात की थी, उसको यहाँ YNM पे ट्रांसलेट किया गया है। PNSP लीवर किडनी 1-2 ये डायबिटीज के लिए प्रोटोकॉल है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत रिजल्ट दे रहा है। इसके अलावा PN2 ये हमें सीडेट करना पड़ा है, जो इनको रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है उसके हिसाब से। नीचे देखिए YNM की एक और प्रोटोकॉल्स अगर आप देखें तो YNM के प्रोटोकॉल्स में LU012 टोन और LY012 सीडेट, जो लंग्स की बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है, लंग्स वीक हो रहा है, दोनों प्रोटोकॉल मिलकर के बहुत बढ़िया काम करते हैं। और जब हम लोग ब्रेन सेक्शन में के पार्ट को ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर सिस्टम आता है वो भी बढ़िया होता है, तो वहां से सारे के सारे सिस्टम का कंट्रोल पॉसिबल है, नहीं तो आगे चलकर सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। कहते हैं कि जब लंग्स का आप ट्रीटमेंट दीजिए तो हार्ट का जरूर दीजिए, क्योंकि लंग्स और हार्ट में खून का रिश्ता है। तो अगर एक का ट्रीटमेंट दे रहे हैं दूसरे का ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है, तो आप जब दोनों को देंगे तो काम ठीक से हो पाएगा। तो हार्ट 012 टोन और SI 012 सीडेट ये प्रोटोकॉल बनाई गई। राइट रिंग फिंगर 012 स्पाइरल 2-3 सीडेट 1-4 टोन, ये फिर से एक बड़ी प्रोटोकॉल है जो स्टमक स्प्लीन पर काम करती है, और यहीं पर आप काम करें तो ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट कोर ऑफ द ब्रेन का भी हिसाब किताब होता है। पूरी बॉडी का ऊपर से नीचे तक काम करने के लिए बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है। राइट रिंग फिंगर 012 स्पाइरल 2-3 सीडेट 1-4 टोन। बोथ RF वात ज्वाइंट 2-3-6 सीडेट 1-4 टोन, ये फिर से बड़ी प्रोटोकॉल है। ये व्यक्ति को एंजाइटी हो, टेंशन हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, बैलेंस नहीं बना पाता हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, नींद नहीं आती हो, तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर आता है
AMCM के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन 236 बहुत बढ़िया काम कर रही प्रोटोकॉल 236-142। इसके अलावा 0.5 5.5 6 टोनिफिकेशन, जो न्यूरल कनेक्टिविटी सारा ट्रीटमेंट करने के बाद अगर आप न्यूरल कनेक्टिविटी का ट्रीटमेंट नहीं करते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अधूरी रह जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाता। तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ दिया गया 0.5 5.5 6 टोनिफिकेशन 6.5 1 0.5 1 1.5 2 सीडेट, ये किया गया लेफ्ट साइड में बाई BM3। इसके अलावा NCH2 पर 4 5 6 7 8 पर दिया गया है 0.5 टोन 6-8 सीडेट, ये ट्रीटमेंट दिया गया। फिर से जब इन्होंने रिव्यू कराया तो इनको किडनी लीवर 0.12 टोन, ST 0.12 टोन, लीवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का बहुत बड़ा सेंटर है, इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, और स्टमक कंटेनर है, इसमें सारा कुछ स्टोर होता है, इसको भी ठीक रखना है। अलावा इसके इन्होंने जो प्रॉब्लम्स लिखाई थी NDCI ADTW 0 टोन, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, घबराहट, बेचैनी, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये प्रोटोकॉल बहुत बड़ी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। इसको हम लोगों ने YM ट्रेनिंग में भी बात की थी कि इस प्रोटोकॉल को लिखिए और इसके नीचे लिखिए कि कितने सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं। तो जब ये ट्रीटमेंट दिया गया तो ये रिव्यू वाला पार्ट अगर आप देखें, बीना जैन 63 ईयर ओल्ड कि लंग्स की प्रॉब्लम में जो कंटिन्यूअस इनको कफिंग होती थी, 9 मई के बाद इन्होंने फिर से 17 अगस्त तक आए तो धीरे धीरे इंप्रूव करता हो 50% तक रिलीफ है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो हो रही थी वो 30% तक अभी भी कांस्टेंट रिलीफ है, इनकी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा है। वीकनेस में भी इनका 50% तक इंप्रूव किया है रिलीफ में। रिब्स के पास पेन जो होता था जब सांस लेती थी, इन्होंने लिखाया था कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग, चलने पर, इस तरह की ऐसी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने बताई थी, ये टोटली ठीक है, पूरा 100% रिलीफ है। बैक पेन में 75% तक रिलीफ है। लंग्स और पीछे की कनेक्टिविटी की गई, लोअर बैक का ट्रीटमेंट दिया गया, 75% तक रिलीफ है। शुगर में इन्होंने आराम बताया है। नेक पेन में 35% तक रिलीफ है। शोल्डर पेन 35% तक रिलीफ है। अपर बैक पेन में 35% तक रिलीफ है। कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन इनका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, पहले 10% 20%, अभी भी कुछ आराम इनको है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में 50% का रिलीफ है। जो सबसे बड़ी समस्या थी, ये इतनी पुरानी समस्या थी कि नींद ही नहीं आती साहब, उसमें 80% तक रिलीफ है। खांसी जो इन्होंने लिखाई थी वो 20% तक रिलीफ है। टॉप ऑफ द हेड वर्टेक्स पर जो तकलीफ थी, पेन था, उसमें 50% तक रिलीफ है। फिर से वीकनेस जो लिखाई थी, दोबारा उसको फिर से अब की बार लिखा दिया कि 70% तक रिलीफ है। फ्लेम जो सुबह बहुत ज्यादा कफ मॉर्निंग में होता था, 50% रिलीफ है। जो फिंगर्स में टिंगलिंग सेंसेशन होता था वो भी 50% रिलीफ है। थ्रोट में जो ड्राइनेस रात में हो जाती थी जिसकी वजह से बहुत कफिंग होती थी, उठना पड़ जाता था, नींद नहीं आती थी, डिस्टर्ब होती थी, इसमें 100% का रिलीफ है। तो हमारे साथी विभूति जी ने ये रिव्यू किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, हमारे साथी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया केस इस रेफरेंस में है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आराम मिल पा रहा है जो और जगह नहीं मिल रहा था। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट केस था जो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक और इंपॉर्टेंट केस है, मैं उसको भी ले लेता हूं थोड़े से टाइम में। ये है मिस्टर शाश्वत, 21 ईयर ओल्ड। आप एज पर जरूर फोकस करिएगा, प्रयागराज से हैं। इनका एक्सीडेंट हो गया था और फिर बहुत सारी समस्या हो गई थी। मैं सीधे सिम्टम्स पर आता हूँ और ये दिखने की कोशिश हम लोग करते हैं कि इनको जो प्रॉब्लम्स है कैसे ठीक हुई और क्या क्या प्रॉब्लम थी। इन्होंने जो लिखाया वो क्या क्या लिखा है, मैं फिर से करता हूँ। शाश्वत 21 ईयर ओल्ड, प्रयागराज से। इन्होंने जो प्रॉब्लम्स अपनी लिखाई है आप स्क्रीन पर जरूर देख पा रहे होंगे। इनकी प्रॉब्लम्स में मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इन्होंने पुराना पास्ट हिस्ट्री में लिखाया था कि इनको जो फ्रैक्चर हो गया था, तो जो फिंगर्स हैं उनमें फ्रैक्चर हो गया था, ये पुरानी समस्या है इन्होंने बताई। उसके बाद इनका जो राइट लेग है इसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी, इसमें भी फ्रैक्चर हो गया था 2017 2019। 2 बार इनको ये एक्सीडेंट और फ्रैक्चर और प्रॉब्लम्स आई। तो हम लोग ने बात की कि जो पास्ट हिस्ट्री हो उसको जरूर अपने को देखना होता है। पास्ट हिस्ट्री के माध्यम से हम लोग को ये समझने में आसानी होती है कि कैसे काम किया जाए, कैसे चीजों को देखा जाए, जिससे व्यक्ति की चीजों को समझने में आसानी हो। मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ दूसरी जगह से।
इसमें रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको दिखने में दिक्कत होगी, कंप्लेंट करते हैं लोग, ये दिखता नहीं है, इससे जरूर दिख रहा होगा आपको। तो इन्होंने जो लिखाई है अपनी प्रॉब्लम्स, तो उसमें पहला तो इन्होंने लिखाया था राइट हैंड में जो इनको फिंगर्स हैं उसमें फ्रैक्चर हुआ था 2019 में। फिर दूसरा इसमें रॉड लगाया गया है। इसके अलावा राइट लेग में एंकल एरिया में भी फ्रैक्चर हुआ था। जो सिम्टम्स इन्होंने लिखाए हैं, पास्ट हिस्ट्री की बात थी, जो सिम्टम इन्होंने लिखाया था वो लिखाया है लो बैक पेन। तो लो बैक पेन ये इनको 2 साल से है। और इसके बाद लिखा है पेन, इन्होंने लिखा है बोथ लेग में जाता है, लेफ्ट में जाता और राइट में कम जाता है। ये 7 मंथ से। तो पेन इन द बोथ लेग, लेफ्ट में ज्यादा राइट में कम। नमनेस इन द लेफ्ट लेग ड्यूरिंग सिटिंग, तो जब बैठ जाते हैं तो इनको जो एक्सीडेंट हुआ था या जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से पैर सुन्न हो जाते हैं, स्लीप डिस्टर्ब रहती है पेन की वजह से। इनको जो ट्रीटमेंट दिया गया उस ट्रीटमेंट में दिया गया है बोथ मिडिल फिंगर के वाच जॉइंट पर 257 सीडेट 068 257 टोन 068 सीडेट, और बोथ इंडेक्स फिंगर के कप जॉइंट पे 257 सीडेट 068 टोन। ये डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्यों ली गई, मैं इस प्रोटोकॉल के बाद सीधे रिपोर्ट पर आ जाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने एमआरआई कराई है, जो एक्सीडेंट वगैरह हो गया था उसके बाद। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था अब सब ठीक है, पर जो हो गया होता है उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ये 16 मार्च 23 का इनका एमआरआई है लंबोसेक्रल हिप एरिया का, जिसमें आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ सटल L5 रेक्टोलिस्थेसिस एंड एक्जिग्रेटेड लॉर्डोटिक कर्वेचर। तो कर्वेचर में भी प्रॉब्लम हुई है और L5 पर रेट्रोलिस्थेसिस है। ये इन्होंने स्किन की रिपोर्ट में आई है। मैं सीधे इंप्रेशन पे आ जाता हूँ। फोकल पोस्टीरियर सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन एट L5S1 लेवल causing effacement of the fat ventromedial to both S1 nerve root। तो ये वजह से जो इनको रेट्रोलिथिसिस आई है उसकी वजह से स्पेसिफिक प्रोटोकॉल ली गई। इसके बाद इनका एक्सरे भी हुआ था, ये एक्सरे की रिपोर्ट इसमें लगी हुई है। इसमें तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन एमआरआई बढ़िया है। एमआरआई के बाद अगर हम लोग को एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो एमआरआई का एरिया है उसमें जो रेट्रोलिस्थेसिस आई है उस लिस्थेसिस की वजह से ये प्रोटोकॉल बनी है, एक वर्टिब्री दूसरी पर चढ़ जाती है। तो ये जो ट्रीटमेंट दिया गया है ये इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए दिया गया है, इसी का सोल्यूशन भी इसमें मिला है। अब बात आती है बोथ एमएफ का वाच ज्वाइंट और बोथ इंडेक्स फिंगर का कप ज्वाइंट क्यों लिया गया, वो आपको इस वाली बुक में फिलहाल अभी नहीं मिल पाएगा। ये कुछ लेटेस्ट चार्ट हैं जिसको हम लोग आगे जो सुपर एडवांस ट्रेनिंग या कोई नई ट्रेनिंग जो आगे आएगी हम लोग उसमें जरूर बात करेंगे। फिलहाल ये प्रोटोकॉल आप जरूर नोट कर लीजिएगा, रेट्रोलिस्थेसिस की प्रोटोकॉल, जो बहुत बढ़िया। मैं रिजल्ट अभी दिखाता हूँ कितना बढ़िया इस बच्चे पर काम किया है। बोथ थंब के वाच जॉइंट पर, ये भी तीनों सेट मिलकर के उसी पर काम कर रहे हैं। बोथ थंब का वाच जॉइंट पे 245 सीडेट 37 टोन ये दिया गया। तो तीनों मिलकर के L4 L5 और L5S1 इस पर काम होगा, इससे ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा टो NCH5 उस पर 257 टोन 068 सीडेट, टो NCH4 257 सीडेट 068 टोन। ये हम लोगों ने जो हैंडबुक 2 बात की है, हैंडबुक 2 में ये प्रोटोकॉल मिलेगा। नेल पर जो वर्टिब्रल का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर मिलेगा, वो हम लोगों ने खूब बात की। अलावा इसके जो इनको नीचे का पेन हो रहा था उसमें जितनी भी मेरिडियन थी उन सारी मेरिडियन को चेक करके इनको पेन के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया गया। गॉल ब्लैडर, स्टमक, यूनिब्लैडर, SI 2 सीडेट लेफ्ट एंड राइट बाय BM2। सीधे आते हैं हम लोग रिव्यू जो इनका किया गया, इसमें आप देखिएगा इनको लो बैक पेन में 50% रिलीफ है, जो इतनी सीरियस प्रॉब्लम आ रही है इसलिए सर्जरी से भी बड़ा मुश्किल होता है, दिक्कत रहती है सर्जरी के बाद भी। नमनेस इन द लेफ्ट लेग में ड्यूरिंग सिटिंग, ये इसमें भी 80% रिलीफ इन्होंने बताया है। नींद जो डिस्टर्ब होती थी पेन की वजह से, पेन ठीक हो गया तो नींद में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये 2 बड़ी केस हिस्ट्री मैंने आपसे बात की, और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं सीधे प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी के साथ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।
सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को नमन करता हूं और आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि एक महत्वपूर्ण केस हिस्ट्री सबसे पहले रखी गई थी, जो लंग्स डिजीज से रिलेटेड केस हिस्ट्री थी, और दूसरी स्पाइन से रिलेटेड केस हिस्ट्री। तो जिस सीक्वेंस में केस हिस्ट्री प्रस्तुत की गई, उसी सीक्वेंस में मैं उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, और डिजीज की जो पैथोलॉजी है वो क्या है, किस प्रकार के चेंजेस आए हैं या कैसे ये चेंजेस आते हैं, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार रिपोर्ट को देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं। पहला पेशेंट देखा आपने, लंग्स से रिलेटेड डिजीज उसमें प्रमुख रूप से मेंशन की गई थी उसके हिस्ट्री में। तो मैं सबसे पहले उसी को यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे देखिए, ये केस हिस्ट्री 15 पेज की है, जिसमें रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं और इमेजेस भी हैं, इसके अलावा रिस्पॉन्स भी है। सिम्टम्स आप सबसे पहले देखिए, ताकि सिम्टम्स के आधार पे ही हमको रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। तो सिम्टम में अगर आप देखते हैं यहाँ, तो लंग्स प्रॉब्लम लिखा है, 3 साल से बताया है पेशेंट ने, और कंटिन्यूअस कफिंग, ये 24 आवर कफिंग। कफिंग का मतलब यहाँ है कि बलगम बनना और खांसी आना, दोनों बातें हुई। तो कफिंग का मतलब बलगम का निकलना, ये एक मेन सिम्टम है जो हमेशा ही लगातार कंटिन्यूअस निकल रहा है। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यू टू वॉकिंग, चलने पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो लंग्स का सीधा संबंध श्वास से है, ब्रीदिंग से है। अगर लंग्स की कैपेसिटी किसी भी तरह से घटती है तो निश्चित रूप से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, वीकनेस फीलिंग और थकान लगता है। और कफ आफ्टर पेन रिब्स एरिया, जब खांसी आती है तो उसके बाद रिब्स एरिया में पेन होता है, बैक एरिया में पेन होता है। तो खांसी लगातार चूंकि बनी रहती है, इसलिए ये सब सारी चीजें आती हैं। 10/6/23 को फ्लैग बताया है, सुबह सुबह 15 दिन से ज्यादा ये बन रहा है। तो दोनों बातें हैं, फ्लैग भी है और खांसने की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, टेंडेंसी है। तो इसके अलावा डायबिटीज है, तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। मेन सिम्टम्स को हम लोग, ये सिम्टम अपने माइंड में रखिए, और इसके साथ में रिपोर्ट को कोरिलेट करने का प्रयास करूंगा। ब्लड की रिपोर्ट है, ब्लड के रिपोर्ट को भी हम कोरिलेट करेंगे, और इसके अलावा इसमें एक्सरे की रिपोर्ट है, उसको कोरिलेट करेंगे। तो एक्सरे की कई रिपोर्ट्स हैं और उसमें अलग अलग आया है, इंप्रेशन में देखेंगे तो अलग अलग चीजें आई हैं, लेकिन सब एक ही आसपास में ही है। टर्म्स थोड़े बहुत चेंज है, लेकिन एक ही जैसा है। सारी रिपोर्ट एक ही बात कह रही है। यहाँ पे रिस्पांस आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा रिस्पांस आया है, लेकिन इस रिस्पांस का महत्व तब और बढ़ जाता है जब आप ये समझ पाते हैं कि हम किस प्रकार के डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं और कितनी आसानी से ट्रीट होने वाली डिजीज है, या इस डिजीज को ट्रीट करने में कितना समय लग सकता है। मॉडर्न साइंस के एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो, और आपके यहाँ जो पेशेंट आते हैं उस एस्पेक्ट में देखें कि आप कितनी जल्दी इसको रिस्पांस दे पाते हैं, और इस केस में, पर्टिकुलर केस में कितनी जल्दी रिस्पांस आया है। तो पहला एक्सरे है 6/1/23 का, जिसमें देखिए लाइन लिखिए, प्रोमिनेंट ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स इन बायलैटरल लंग्स फील्ड्स। ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स दोनों लंग्स में प्रोमिनेंट है, और ये प्रोमिनेंसी बताती है कि वहां पे कुछ न कुछ कलेक्शन है। वैस्कुलर मतलब वेसल्स हो गई, तो जहां से लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं या अदर काइंड की जो वेसल्स हैं वो एंटर करती हैं, वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और ब्रोंको मतलब आपके ब्रोंकस से संबंधित वेसल्स या ट्यूब, वो प्रोमिनेंट हो जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे कोई कंजेशन की कंडीशन है, और उस कंजेशन के या कुछ कलेक्शन है उस वेसल में, तो इस वजह से वो प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। तो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा वाइड दिख रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट देखते हैं 6/1/23 के बाद 1/2/23 की रिपोर्ट है, और इसमें देखिए एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ब्रोंकिएक्टेटिक चेंजेस
नोटेड लेफ्ट मिड एंड लोअर जोन। तो लेफ्ट मिड एंड लोअर जोन में, ये जोन भी हम देखेंगे जोन किस प्रकार से लंग्स में डिवाइडेड हैं। इस जोन में ब्रैंकिएटेक्टिक का मतलब होता है कि जो एयर पैसेज हैं वो डायलेट हो गए हैं। क्यों डायलेट हुए हैं? फिर उसमें म्यूकस, उसमें आप कह सकते हैं फ्लेम का, म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा होने की वजह से हुआ है, ऐसा दिख रहा है। तो इसके पीछे भी ये एक कंडीशन है, ऐसा चेंज उसमें दिख रहा है। लेकिन इस कंडीशन में अगर देखेंगे आप तो उसके पीछे कारण बहुत हो सकते हैं। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या कोई एलर्जिक कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से वहां पे जो सेल्स होते हैं उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है, जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, और उसको हमारा लंग्स का जो स्ट्रक्चर है उसके इसको बाहर निकालने का काम करते हैं, वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो किसी न किसी तरह से उनकी कैपेबिलिटी घटी है, उनके स्ट्रक्चर में चेंज आया है। एक बात यहाँ दूसरी जो रिपोर्ट है ये बताती है। अब इसमें देखिए, इस रिपोर्ट, इस एक्सरे को मैं बाद में दिखाऊंगा। आप देखिए कि इस एक्सरे में क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको। ये होमोजेनस कुछ भी नहीं दिख रहा है एक जैसा। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा वाइट 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 ऐसे दिख रहा है। ये वाइट 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 क्या है इसको हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपके पास जब एक्सरे आता है, यहाँ देखिए, एक इस रेड से ले रहा हूँ, यहाँ देखिए इस प्रकार से ऐसे, यहाँ देखिए ऐसे इस प्रकार से कुछ यहाँ नोट जैसा ऐसा दिख रहा है, कुछ यहाँ पे है, कुछ थिकनेस दिख रही है। यहाँ देखिए कुछ ये अलग से ब्राइट चारों तरफ दिख रहा है, कैविटी जैसी दिख रही है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कैविटी जैसी दिख रही है। तो इस सब चीजों को हम आगे आपसे चर्चा करने वाले हैं कि ये है क्या। इसके बाद एक और रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो रिपोर्ट है इनकी, ये 1 मई 2023 को कराई गई है। और यहाँ पे एक्सरे में जो लिखा गया है, और रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटी नोटेड इन, ये नो दिन लिखा है, नोटेड इन, टाइपिंग मिस्टेक है, नोटेड इन बायलैटरल लंग फील्ड्स। दोनों लंग्स में जो है वो नोड्स और ओपेसिटी दिख रही है। रेटिकुलर है, एक नेटवर्क के फॉर्म में है, और ये जो है ILD को बताता है। तो ILD क्या है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमने आपके दिमाग में ये टर्म्स को डालने का प्रयास किया, रिपोर्ट्स के माध्यम से आप इसको देख पाएं। एक्सरे एक और कराया गया जुलाई में, जिसमें अनफोल्डिंग ऑफ एओर्टा कहा गया। ये एक नॉर्मल फीचर्स है, इस पे पिछले की क्लासेज में हमने चर्चा की थी, एक क्लास हुई थी, लेकिन उसको हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। फिर फ्यू थीन फाइब्रोटिक बैंड्स आर सीन इन बायलैटरल लंग फील्ड एट प्लेसेस। तो यहाँ पे कुछ फाइब्रोटिक बैंड्स, अभी मैंने दिखाया था, कुछ थीन फाइब्रोटिक बैंड्स दिख रहे हैं। फाइब्रोटिक बैंड्स कब बनते हैं? जब आपके लंग्स में इन्फेक्शन होता है, किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन होने के बाद वहां पे फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है स्पेसेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो ये जो है, ये फाइब्रोटिक बैंड्स जो होते हैं वो एक प्रकार से क्रोनिक इन्फेक्शन की कंडीशन को बताते हैं कि रहा होगा, और प्रेजेंटली इसके साथ और भी इन्फेक्शन की कंडीशन हो सकती है। इसके बाद मिड हेजीनेस इज सीन इन लेफ्ट लोअर जोन, सारा एक्सरे ही है। दूसरी बात आइए ब्लड रिपोर्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ब्लड रिपोर्ट में इसका कोरिलेशन आप देखेंगे लंग्स के बारे में जो बताया गया है उसके साथ। देखिए TLC का बढ़ा हुआ आया है यहाँ पे 1-5-23, तो ये कुछ न कुछ इन्फेक्शन को बता रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे इस्नोफिल बढ़ा हुआ है 7.60, और इस्नोफिल 2 सिस्टम में के इन्फेक्शन को बताता है। या तो आपके GIT का इन्फेक्शन होगा तो इस्नोफिल बढ़ा होगा, और या तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा तो इस्नोफिल बढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस्नोफिल सेल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और वो भी प्रोटेक्शन के लिए इन सिस्टम के। तो इस्नोफिल की संख्या बढ़ना लंग्स और GIT के बारे में इंडिकेट करता है। तो लंग्स आपका एक्सरे के माध्यम से पता चल रहा है, और इससे ब्लड का कोरिलेशन बन रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे यहीं पे RBC काउंट 4.90 ये बढ़ा हुआ है। तो ये भी इसको जो RBC काउंट बढ़ा है इसको पॉलीसिथेमिया बेरा बोलते हैं इस कंडीशन को। तो इसमें क्यों बढ़ा हुआ है ऐसा?
आरबीसी काउंट। तो इसकी एक नॉर्मल ये फेनोमेना है कि जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई किसी वजह से प्रॉपर सेल को नहीं मिल पाती है, तो ऐसा बॉडी का सिस्टम समझता है कि आरबीसी ही कैरी करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी डेफिशिएंसी है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और ऐसा जब आप माउंटेन पे जाते हैं, हिल एरिया में जाते हैं, या वहां पे रहने वाले लोगों में भी देखने को मिलता है, तो उस समय ये बढ़ जाता है ऑक्सीजन की सप्लाई को, मतलब वहां पे आरबीसी जो काउंट है वो संख्या उसकी बड़ी हो सकती है। तो ये जो आरबीसी काउंट दो कंडीशन में बढ़ता है, एक तो बोन मैरो के प्रभावित होने से होता है, जिसको प्राइमरी पॉलीसिथेमिया बेरा बोलते हैं, और दूसरा सेकेंडरी कंडीशन होती है जिसके पीछे बोन मैरो नहीं इन्वॉल्व होता है। तो अदर देन बोन मैरो जो कंडीशन होती है वो होती है सेकेंडरी पॉलीसिथेमिया बेरा। यहाँ पे 4.90 जो बढ़ा हुआ है, मुझे लग रहा है ये सेकेंडरी पॉलीसिथेमिया बेरा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इस पेशेंट में सांस भी फूल रही है, आप देख रहे हैं, चलने में दिक्कत, चलने पे सांस फूलने लगती है, और लंग्स की कंडीशन आपने एक्सरे में देखा कि किस प्रकार का चेंज है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी लिपिड प्रोफाइल का है, इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। इकोकार्डियोग्राफी है, इकोकार्डियोग्राफी में देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है लगभग। तो हम बाद में इस कभी फिर ऐसी नॉर्मल रिपोर्ट आएगी तो हम बात करेंगे इस पे। मैं नॉर्मल है ये, तो मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब मैं उस पीपीटी को शेयर करूंगा जिसमें हम लंग्स के कंडीशन को देखेंगे कि लंग्स में कहाँ पे चेंजेस, ये जो दिखाया गया किस प्रकार के चेंजेस आए हैं, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, उस पीपीटी को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो एक वर्ड आया था ब्रोंकियोइक्टेसिस। ये ब्रोंकियोइक्टेसिस क्या है इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे ब्रोंकियोइक्टेसिस मींस ब्रोंको एयरवेज, इक्टेसिया मींस डायलेटेशन होता है। तो जो ब्रोंकस है उसका डायलेटेशन हो जाता है। इज ए मॉर्फोलॉजिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एबनॉर्मल इरिवर्सिबली डायलेटेड एंड ऑफन थिक वॉल्ड ब्रोंकी। जो ब्रोंकी होता है वो थिक हो जाता है, और ये कंडीशन इरिवर्सिबल होती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। इरिवर्सिबल का मतलब कि ये परमानेंट डायलेटेशन हो जाता है और ये रिवर्स नहीं होता है। This is an anatomic definition and is thought to have evolved from lens origin description। ये छोड़ दीजिए इसको, लेकिन यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो इमेज दी गई है एक लंग्स की इमेज है, और लंग्स के एयरवे को दिखाया गया ऊपर की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल एयरवे है, इसकी मसल्स हैं यहाँ पे मसल्स, लेकिन दूसरी नीचे वाली इमेज देखिए तो एयरवे में ये एयरवे डायलेट कर गया और इसमें म्यूकस भरा है, और यही म्यूकस बाहर निकल जाना चाहिए, ये जनरली बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब दो चीजें आई थी, लोअर लोब्स, मिडिल लोब्स एंड अपर लोब्स। लोब्स की बात की गई थी, तो मिडिल और लोअर। यहाँ पे देख सकते हैं सेगमेंटल एनाटॉमी है ये लंग्स की, और लंग्स की सेगमेंटल एनाटॉमी में यहाँ देखिए अपर लोब है, अपर लोब में एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये नंबर सिस्टम वाइज दिखाया गया है। 1 2 3 पार्ट आते हैं, जो 1 2 3 दिखाया गया है। मिडिल लोब में 4 5 आया है, ये 4 5 आता है, यहाँ 5 है और 4 यहाँ पे बैक साइड में, और लोअर लोब में ये होता है। तो नीचे ऐसे जनरली कहिए कि ऊपर का हिस्सा अपर, बीच का हिस्सा मिडिल, और नीचे का हिस्सा लोअर लोब। कोई भी अगर सिक्रीशन होगा लंग्स में और वो बाहर नहीं निकल पाता है तो वो बेस में ही जाएगा, तो लंग्स के बेस की तरफ वो भरता जाएगा। जैसे जैसे बेस भरेगा फिर इसका ऊपर के हिस्से में दिखेगा, फिर जब कंप्लीटली हो जाएगा तब सबसे ऊपर की तरफ आएगा। तो ये चेंजेस होते हैं लंग्स में। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैकिया है, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ये दोनों नाक से मुंह में जाता है, और मुंह से फिर यहाँ से ट्रैकिया एक विंड पाइप होती है उससे जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ट्रैकिया से फिर इसकी डिफरेंट ब्रांचेस, यहाँ पे ब्रोंकी, यहाँ देख सकते हैं ब्रोंकी है, फिर नीचे की ब्रांच ब्रोंकियोल है, और नीचे एल्वियोलिस है। और इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं। देखिए बेसल सेल्स, गोबलेट सेल्स जो है सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, जब ये प्रभावित होते हैं या इन्फ्लेम होते हैं तो ये म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। सिलिएटेड सेल देखिए, ये सिलिएटेड सेल, इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सिलिएटेड सेल लंग्स में एक निश्चित एरिया तक, ट्रैकिया से लेके निश्चित एरिया तक होते हैं, जिसको आगे मैं दिखाऊंगा।
और जब ये सीलिया किसी वजह से डैमेज हो जाता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये प्रोपेल नहीं कर पाता है। तो एक ब्रश लगा हुआ है मान लीजिए, और ये ब्रश जो है कोई चीज सिक्रीट हो रही है तो उसको बाहर की तरफ फेंक रहा है, इसीलिए ये जब बाहर फेंकता है तो हमारे नाक से सिक्रीशन, मुंह से कफ ये आता है। लेकिन जब ये सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है या ये प्रॉपरली काम नहीं करता है, डिस्काइनेजिया इसमें कंडीशन पैदा हो जाती है, तो आपका जो बलगम बनता है वो बलगम बाहर नहीं निकल पाता है, वो रिस्टोर होने लगता है आपके लंग्स में और इन्फेक्शन की कंडीशन पैदा हो जाती है धीरे धीरे, और वो इन्फेक्शन वहां के अदर सेल्स को भी डैमेज करता है। तो ये डिफरेंट काइंड सेल्स हैं जिसमें मैंने बेसिकली फोकस किया गोबलेट सेल जो सिक्रेटरी सेल्स हैं, और सिलिएटेड सेल जो इसको अगर कोई सिक्रीशन हो रहा है किसी ऐसे पैथोजेंस वगैरह बॉडी में चले गए हैं रिएक्शन फलस्वरूप, तो उसको निकालने के लिए कोई सिक्रीशन हो रहा है, उसको ट्रैप करने के लिए कोई सिक्रीशन हो रहा है, तो उसके बाद सिलिएटेड सेल्स हैं, यहाँ आपको मूवमेंट होता है और ये इसको क्लियर करके और बाहर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, बाहर की तरफ प्रोपेल करते हैं, बाहर की तरफ आपके माउथ की तरफ भेजेंगे, ट्रैकिया की तरफ भेजेंगे नीचे से। तो आगे का एक और बहुत ही अच्छी इमेज है, अगर आप इसको समझ पाए, क्योंकि इन कंडीशन को समझने के बाद हम समझ पाते हैं कि बीमारी कहाँ पे है लंग्स में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड से मैं चलता हूं, और लेफ्ट साइड में देखिए ट्रैकिया है, ये ऊपर का ट्रैकिया है, फिर ट्रैकिया डिवाइड है ब्रोंकी में, और ब्रोंकी की फिर ब्रांचेज है नीचे, ये 3 बार डिवाइड है। देखिए संख्या का बहुत मतलब है, 3 बार डिवाइड है, 0 ट्रैकिया, 1 ब्रोंकी, 2 आपका देखिए यहाँ पे ब्रोंकी की ब्रांचेस नीचे फर्दर, फिर 3 और फिर 4 के बाद ब्रोंकियोल शुरू होता है, और फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल शुरू होता है। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स की संख्या मतलब ये 5 से 16 तक होता है, मतलब 5वें नंबर पर डिवीजन इसका होता है और 16 नंबर तक होता है। फिर यहीं पे आपका कंडक्टिंग जोन होता है, ये जहां पे गैसियस एक्सचेंजेस नहीं होते हैं, यहाँ पे ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज का एरिया नहीं है, यहाँ पे गैस जो आप सांस लेते हैं वो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो यहाँ पे चेंज नहीं होता। लेकिन इसके नीचे जब आते हैं तो ये जोन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 टोटल एल्वियोलर। सबसे छोटा जो ये देखिए राइट साइड के इमेज में दिया है, सबसे छोटी इकाई लंग्स की वहां लास्ट में होती है, और ये टोटल 23वें नंबर पे होती है, मतलब डिवीजन ऊपर से होता जाता है, तो 23 सेगमेंट्स कह सकते हैं या 23 डिवीजन होता है। तो ये 23वें में आपका एल्वियोलर सैक आता है और यहीं पे एल्वियोली का निर्माण होता है, और ये जो जोन है यही आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक तक ये गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं। फर्दर सेकेंड इमेज में इसकी ब्रांचेस दी हुई है, देख सकते हैं। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस सबसे पहले जो डिवाइड होता है, फर्स्ट आर्डर डिवीजन, इसमें 1, 2, 3 लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट आर्डर डिवीजन। फिर लोबर ब्रांकस होता है सेकेंड आर्डर, सेकेंडरी बोलते हैं, और टर्सरी ब्रोंकस थर्ड आर्डर डिवीजन होता है, इसको टर्सरी ब्रोंकस बोलते हैं। फिर यहाँ पे सारा दिया है कि प्री टर्मिनल ब्रोंकियोल्स 15 आर्डर डिवीजन, टर्मिनल ब्रोंकियोल 16, इस तरह से एल्वियोली 23rd आर्डर ऑफ डिवीजन होता है। और लास्टली यहाँ पे एल्वियोली के स्ट्रक्चर को देखिए। अब इसमें अगर म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है यहाँ इन एरिया में, तो आपका जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है, ज्यादा मात्रा में हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एल्वियोली है, और ये सिंगल एल्वियोली को दिखाया गया, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंजेस हो रहे हैं सबसे लोअर पोर्शन में। ब्रोंकियोक्टेसिस में हुआ क्या, देखिए नॉर्मल। अब एक इसको कट कर लेते हैं हम यहाँ से, मान लीजिए हमने यहाँ से इसको कट कर लिया ऐसे, और कट करके इसका कट व्यू देखेंगे, कट सेक्शन देखेंगे तो ये सर्कुलर है। और पहले वाले इमेज में देखिए इसमें अंदर की तरफ का स्पेस कितना है, इसमें सीलिया देखिए ये लगे हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो देखिए ये वाइड हो गया, वाल डिस्ट्रक्टेड हो गई, इंक्रीज्ड सिक्रीशन ये बढ़ के पूरा भर गया, ये डायलेटेड हो गया, और लॉस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पे जो देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनका लॉस हो गया। तो इस तरह का चेंजेस आता है, और इस पेशेंट में एक्सरे देखने से आपको पता चल रहा होगा कि किस लेवल का चेंज है, वो समझ सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है। और दूसरी बात इसमें लिखिए नॉन रिवर्सिबल,
तो नॉन रिवर्सिबल है। तो आप एक ऐसी डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं जो नॉन रिवर्सिबल मॉडर्न साइंस कहता है कि इसको वापस, और उसमें भी पेशेंट आपको रिलीफ बताता है। अब ये ब्रोंकियोक्टेसिस का, ये बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि 3 देखिए, सिलिंड्रिकल ब्रोंकियोक्टेसिस होती है, फिर वेरिकोज ब्रोंकियोक्टेसिस होती है और सिस्टिक ब्रोंकियोक्टेसिस होती है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वहां पे मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया है। पहली वाली इमेज यहाँ देखिए नॉर्मल है, इसमें इसका देखिए कितना डायमीटर है यहाँ, और दूसरी वाली देखिए सिलिंड्रिकल फॉर्म में ये डायलेट कर गई है। तीसरी वाली जिस प्रकार से आपकी वेरिकोज वेन्स दिखती है उसी तरह से ये वेरिकोज वेन्स के फॉर्म में डायलेटेड है, जगह जगह पे ऐसे बाहर निकल गई, फिर ऐसे बाहर निकल गई, और चौथी देखेंगे तो ये सिस्ट के फॉर्म में, जगह जगह सिस्टिक फॉर्म में ये इस प्रकार से हो गई है। इस पेशेंट में आप देखे होंगे एक्सरे में, फिर से मैं एक्सरे दिखाऊंगा, सिम्टम्स जो इस पेशेंट के दिख रहे हैं वही सारे सिम्टम्स इसमें मिलेंगे। क्रोनिक कफ विथ म्यूकस प्रोडक्शन, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग अप ब्लड, कभी कभी ब्लड बहुत खांसी आएगी तो ब्लड भी आ सकता है, क्रोनिक कफ या बहुत ज्यादा स्पूटम बनता हो, थूक बनता हो, ओकेजनली वेट लॉस होता है इसमें, हो सकता है चेस्ट पेन हो सकता है, वीजिंग एंड नेल क्लबिंग। लंग्स के क्रोनिक लंग्स डिजीज के पेशेंट का अगर देखेंगे तो ये नेल उभड़ा हुआ होता है, साइनी और उभड़ा हुआ नेल्स, पूरा ऐसे उभड़ा हुआ, तो वो क्लब्ड नेल कहलाता है। आप लोग देखिएगा एक लंग्स डिजीज का, लंग्स जिसका प्रभावित होता है उसमें ये एक बहुत ही कार्डिनल साइन है कह सकते हैं। वीजिंग एंड नेल क्लबिंग में आल्सो आकर, दोज विद द डिजीज ऑफन गेट लंग्स इन्फेक्शन, बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन होने लगता है जब ये रिटेंशन होता है, तो बैक्टीरिया और लंग्स। तो इस प्रकार से दूसरा यहाँ पे देखिए, ब्रोंकियोक्टेसिस में रिजल्ट फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्फेक्शन एंड एक्वायर्ड कॉजेस। सो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ट्रैकियोमेलेसिया हो सकता है, जो ट्रैकिया है वो बहुत सॉफ्ट हो जाए, उसकी जो ये कह सकते हैं कि वहां पे भी मसल्स होती है, उसकी टोनिसिटी अगर कम हो जाए किसी वजह से तो वो भी एक कारण हो सकता है। ट्रैकियो ब्रोंकोमेगाली, ट्रैकिया और ब्रोंकस का साइज बड़ा हो जाए तो ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, डिफेक्टिंग होस्ट डिफेंसेस, और इसमें बहुत सारे प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिस मैंने बताया, जैसे कि सीलिया डैमेज हो जाए या सीलिया का मूवमेंट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर था वो ना हो, या कुछ ऐसी डिजीजेस जैसे गामा ग्लोबुलिन जो होता है उसकी संख्या कम हो जाए। ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाले सेल हैं, प्रोटेक्शन के लिए सेल हैं, तो कहीं ना कहीं से अगर इन सेल्स की संख्या कम होती है तो हमारे बॉडी में इन्फेक्टिव एजेंट्स एंटर कर जाते हैं और वहां रहने लगते हैं, और ये सेल्स को इन्फ्लेम कर देते हैं, और बाद में वो सेल डिस्ट्रक्शन उसका शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की मेडिसिन चलती है। आर्थराइटिस, आप सोचिए कि रिमेटिक आर्थराइटिस के केस में भी ये होता है। SLE ऑटो इम्यून डिजीजेज में ये आते हैं, तो जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है पेशेंट की, और जो अपने रक्षा के लिए सेल होते हैं बॉडी में वही अपने ही सेल पे, ओन सेल पे वो अटैक करने लगते। तो SLE इसी प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है। रिमेटिक आर्थराइटिस डिजीज, उसमें भी ब्रोंकियोक्टेसिस की कंडीशन कुछ केसेस में देखने को मिलती है। फिर इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज, COPD, अस्थमा और पल्मोनरी इन्फेक्शन, इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज होती है पॉलीसिस्टिक, ये जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जीन में कुछ प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। एलर्जिक कंडीशन आप जानते ही हैं, बहुत सारी एलर्जिक कंडीशन है जिसमें आप देखिए जो लोग डस्ट में बहुत ज्यादा काम करते हैं उनमें भी एक समय के बाद उसमें एक्यूमुलेशन होने लगता है और बलगम का, और वो डायलेट कर जाता है। इसी तरह से जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, अलग अलग स्टोन की फैक्ट्रीज में, कोल माइंस में, अलग अलग जगहों पे, तो उनमें अलग अलग सिलिका और अलग प्रकार के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उनकी वजह से भी लंग्स में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ द काज इन 10 to 50% ऑफ दोज विदाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस को हम आगे देखेंगे। यहाँ देखिए दिस, क्योंकि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन स्पायरोमेट्री कराया जाता है, ब्रोंकोस्कोपी कराया जाता है, IgA बढ़ा होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन A बढ़ा होता है, ब्लड टेस्ट करा के आपने देखा कि ब्लड टेस्ट में किस प्रकार के चेंजेस आए, और उससे हमने प्रयास किया कि जो भी उसमें पैरामीटर्स है उससे कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं।
एक्सरे हमने देखा एक्सरे में, और HRCT बहुत अच्छा क्लियर फिगर देती है अगर कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया है वहां पे। तो दूसरी डिजीज थी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ये जान लीजिए, ये एक नॉन कैंसरस डिजीज होती है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इसको डिफ्यूज पेरेन्काइमल डिजीज भी बोलते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं ILD। तो ये एक स्पेसिफिक कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। ILD is not one specific condition, but rather refer to any disease affecting the pulmonary interstitial. So an umbrella term, ये एक umbrella term है, एक umbrella के नीचे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। So an umbrella term for a group of 100 chronic disease lungs diseases, 100 chronic lung diseases जिसमें इस प्रकार के चेंजेस आते हैं, उसके लिए उसमें पेरेन्काइमा इसमें प्रभावित हो जाता है और इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रभावित हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ILD कहते हैं। और इसकी वजह से मतलब जिसमें फाइब्रोसिस हो, लंग्स में स्केरिंग हो, फाइब्रोसिस हो जाए, फाइब्रोटिक चेंजेस आ जाए, तो उसमें निश्चित रूप से वहां पे जो पेरेन्काइमा है वो डैमेज होता है और जो फंक्शनल टिश्यू होता है वो डैमेज होता है पेरेन्काइमा का मतलब, तो उसके लिए भी ILD यूज किया जाता है। सो द स्केरिंग कॉजेज स्टिफनेस इन द लंग which makes it difficult to breathe and get oxygen to the bloodstream. Lung damage from ILD is often irreversible and gets worse over time. So in common uses, however, the term typically exclude infection and neoplastic disease. Excludes infections and neoplastic disease. ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। So pathologically, most ILDs are characterized by a combination of interstitial inflammation and fibrosis, as well as alteration of alveolar and airway architecture. Types देखिए, ILD के भी types दिए हैं। एक तो एक्सपोजर रिलेटेड ILD होता है जिसमें एक्सट्रिंजिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस होता है, जो सबसे छोटी इकाई है एल्वियोली, वो किसी एलर्जेंट की वजह से वो उसका कारण बाहर है, डस्ट है, बर्ड के माध्यम से, अब बहुत सारे कारण हैं, तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो नाक के माध्यम से, श्वास के माध्यम से लंग्स में जा रहा है और उसको लंग्स ऐसी चीजों को रखता नहीं है, तो फलस्वरूप वहां पे जो है एलर्जिक कंडीशन पैदा होती है निकालने के क्रम में और इन्फ्लेमेशन आ जाता है वहां पे। तो न्यूमोकोनियोसिस, इनहेलेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें लंग्स का, ये बेसिकली यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। ये जो न्यूमोकोनियोसिस है इसमें इन्फेक्शन कारण नहीं होता है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाता है टिश्यू में, लेकिन इन्फेक्शन नहीं है। तो कोल देखिए, सिलिका, बेरिलियम, ये सब है, रेडिएशन है उसकी वजह से हो सकता है, कुछ दवाएं हैं उसकी वजह से। और ILD सेकेंडरी टू कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में रिमेटिक अर्थराइटिस, मिक्स मतलब इसका कारण कुछ और, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, पॉलीमायोसाइटिस जो होता है, कनेक्टिव डिजीज के बारे में बाद में बात करेंगे, कभी चांस मिलेगा तो डिटेल में। पॉलीमायोसाइटिस मतलब जो मसल्स हैं उसकी वीकनेस आ जाती है, उसका इन्फ्लेमेशन होता है। डर्मेटोमायोसाइटिस मतलब मसल्स और स्किन पे रैशेज आ जाते हैं मसल्स की वीकनेस के साथ। ल्यूपस एक कंडीशन है, ऑटोइम्यून डिजीज है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं इसके। इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनियास, इसके बाद अदर में सार्कोडाइसिस, तो तमाम कंडीशन है जिसपे हम लोग आगे, क्योंकि इतना मुझे लगता है कि सफिशिएंट है इस केस के संदर्भ में, इसके रिलेशन के संदर्भ में, बाकी बहुत हैवी हो जाता है और काफी डिटेल हो जाती है, तो एडवांस क्लासेस में इस सब की चर्चा करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रखा है ताकि ये भी आपके दिमाग में चीजें आती रहें, तो धीरे धीरे ये इनको एलोबरेट करेंगे आगे की क्लासेज में, कभी चांस मिलेगा तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की क्लास के लिए एक दूसरा केस है जिसपे कई बार चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। तो एक बार और फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार लंग्स वाला जो एक्सरे है वो देख लीजिए यहाँ पे, तो जो चेंजेस हमने दिखाए थे वो आपको शायद क्लियर हो जाए। एक तो ब्लड का हमने देखा, दूसरा यहाँ देखिए, तो हमने कहा सिलिंड्रिकल, सिस्टिक आपने देखा, सिलिंड्रिकल देखा, 3 तरह का ब्रैंकियोक्टेसिस का प्रकार देखा, इसमें तीनों आपको दिखेगा। और एक दूसरा देखा था वेरिकोस, तो वेरिकोस जैसा
एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में और एक सिस्टिक फॉर्म में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे चेंजेस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे सिस्टिक फॉर्म में भी दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे बैंड लाइक भी दिख रहा है सारा। यहाँ पे यहाँ तक पूरा ही लंग्स के टिश्यू में ये चेंजेस दिख रहे हैं, जो अजीब सा लग रहा है यहाँ पे देखने में। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे एक्सरे देखने आएगा और समझने आएगा, और कम से कम इतना तो समझ में आएगा कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे ये देखने से एबनॉर्मल लग रहा है, और जो चेंजेस वहाँ पे बताए गए अभी जिससे हमने कोरिलेट करने का प्रयास किया वो सब इसमें देख सकते हैं। सिस्टिक फॉर्म में देख सकते हैं, कैविटी के फॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सब। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक गंभीर विषय के साथ। ये विषय बिल्कुल ही बहुत कंसंट्रेशन की बात होती है इसमें, कि आप कंसंट्रेट करके इन बातों को देखें, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत ही जरूरी है इन सब चीजों को जानना। तो आगे की क्लास के लिए मैं अनिल सर से निवेदन करता हूँ कि सर को इनवाइट करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी, आज की महत्वपूर्ण क्लास के लिए, जो आपने लंग्स के विषय में बहुत ही डिटेल्ड आपने बताया। और अभी क्वेरी सेशन प्रारंभ होता है, जो जिसके लिए आदरणीय अग्रवाल सर को आमंत्रित करते हैं।